नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज की क्राइम स्टोरी जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। और इस कहानी से आपको तीन चार चीजें समझ में आएगी। किस तरह से किसी भी शख्स, कोई भी शख्स जो कत्ल करता है, कातिल होता है, उसको पहचानना मुश्किल है। कोई भी इंसान किसी शख्स को देख करके, उसका रुतबा देख करके, या फिर वो अमीर हो गरीब हो, कई दफा मैंने पहले भी क्राइम स्टोरीज में ये बात कहा, तो वो तो पैसे की बात थी। लेकिन कोई इंसान सीधा साधा है, वह कत्ल कभी नहीं कर सकता। बहुत दफा हम लोग फिल्मों में और ऐसे भी आम तौर पर देखते हैं, और हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यह शख्स जो है वह कत्ल नहीं कर सकता। लेकिन आज की कहानी को सुनने के बाद जो है आपका परसेप्शन, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। दूसरा चीज जो है, आज की कहानी बहुत दफा हम लोग देखे हैं कि बहुत सारा ऐसा मैंने क्राइम की कहानियां भी सुनाई है जिसमें पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंचती है तो जो प्राइमा फेसी रहता है उसी से अंदाजा लग जाता है कि यह कत्ल का केस है, या फिर एक्सीडेंट का केस है, या फिर कत्ल करने वाला शख्स कोई अपना है, या मतलब रिश्तेदार है, या फिर दूर का है। आज की कहानी भी जब आप सुनेंगे तो इससे भी आपका जो है नजरिया जो रहता है, जो सोच रहता है कि हम लोग कैसे पहले ही शौ को देखने के बाद जो अंदाजा लगाते हैं वह कितना सही होता है और कितना। तीसरा जो है, बहुत सारे दुनिया में ऐसे क्राइम होते हैं जो कायदे से क्राइम नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई शख्स सालों से अपने मन में ईर्ष्या, बदले की भावना लिए रहता है और उसको क्राइम करना रहता है, और वह क्राइम करता है। और जबकि वो अपने नज़रों के सामने पढ़ा लिखा इंसान सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर सारी चीज़ें वह सुनता है, समझता है कि कोई भी शख्स अगर कितना भी चालाक क्यों ना हो, कितना भी वह साजिश क्यों ना रच ले, फिर भी वह कत्ल जैसे वारदात को अंजाम देता है और फिर अंत में पकड़ा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वह ईर्ष्या, वह घृणा और बदले की भावना मन में पाले रहता है, और फिर जो है क्राइम को अंजाम देता है। और इस साजिश उसके लिए कायदे से रचता है, यह भूल जाता है कि जो है वह पकड़ा ही जाएगा। यह सारी चीजें जो है आज की कहानी के थ्रू आपको जानने समझने का मौका मिलेगा। दरअसल यह कहानी जो है पिछले महीना 28-29 जुलाई की रात की है। लगभग 9-10 बजे का समय था, 28 जुलाई का, जो एकदम देर रात का यह बात है। और केस जो है इटावा का है। इटावा में एक बलाई थाना क्षेत्र लगता है, और उसी बलराई थाना क्षेत्र में एक यमुना नदी, और यमुना नदी का जो ब्रिज रहता, वहां पर एक लाश, महिला की लाश कुछ लोग देखते हैं। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस पहुंचती है, और जिस तरह से लाश था उस तरह से यही अंदाजा लग रहा था कि जो है एक्सीडेंट का केस है। पुलिस आसपास जो लोग रहते हैं उनसे पूछती है, लेकिन महिला के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता। खैर, पुलिस शव का फोटो लेकर के और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंजिंग का केस यह था कि पुलिस के लिए उस मरने वाली महिला का पता लगाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब तक महिला का एड्रेस, उसका नाम, पहचान पता नहीं चलेगा तब तक कातिल तक पहुंचना नामुमकिन था। इस तरह का केसेस में पुलिस आसपास के जो नज़दीकी थाना रहते हैं उन लोगों से फोटो शेयर करती है। सेम इस केस में भी कि आजकल जो सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों का ज़माना है, तो न्यूज़ मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो है फोटो साझा की गई, और 24 से 36 घंटे के अंदर ही जो है जो महिला का शव यमुना नदी का जो ब्रिज रहता है इटावा में, वहां पर जो पुलिस ने बरामद किया था, उस महिला का पहचान हो जाता है। और वह महिला आगरा का जैतपुर थाना क्षेत्र का जो बिटोना गांव रहता है वहां का रहने वाली थी। वहां का उसके पति का नाम संजय शर्मा, महिला के दो पति थे, और महिला का नाम जो यशोदा देवी के रूप में पुलिस के सामने निकल करके आता, दूसरा पति का नाम राम निवास शर्मा था। अब पुलिस इस केस का तफ्तीश करती है, और जब महिला के पति के पास पहुंचती है पुलिस, तो वह भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। अब पुलिस सबसे पहले पति से ही महिला के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, क्योंकि अब यह इस तरह का बहुत सारे केसेस यूपी और बिहार, एमपी में निकल करके बाहर आए कि जहां पर पति ही अपने पत्नी का कत्ल का दोषी रहा। तो पुलिस, किसी के दिमाग में यही बातें आएगी
तो पुलिस को भी जब यह पता चलता है कि जो महिला मरने वाली यशोदा देवी नाम था और उसके 2 पति हैं, तो पुलिस का शक भी सबसे पहले दोनों पतियों के ऊपर जाता है। पुलिस दोनों से पूछताछ करती, तो पता चलता है कि 28 तारीख की दोपहर जो है, जो महिला का पहला पति से जो बेटा था जिसका नाम कौशल रहा था, उसके साथ जो है ट्रीटमेंट के लिए इटावा जाने वाली थी बाइक से, और उसी के साथ गई थी। अब पुलिस कौशल को बुलाती है, कौशल से पूछताछ करती है, तो कौशल ही बताता है कि वो ट्रीटमेंट कराने के बाद वापस घर छोड़ दिया था, घर से थोड़ा दूरी पर। पुलिस के पास मतलब जो भी सामने मतलब गवाह थे वे लोग यही बता रहे थे कि पुलिस के पास किसी के ऊपर जो है सबूत भी नहीं था कुछ ऐसा शक या फिर ऐसा कुछ करने का। अब पुलिस को जो है कौशल के ऊपर ही डाउट होता है, क्योंकि वही ऐसा शख्स था जो लास्ट टाइम यशोदा देवी के से मिला था या फिर उसको घर के पास छोड़ा था। अब पुलिस जो रास्ता कौशल ने बताया था कि वो अपनी माँ को लेकर के गया था बाइक पर, उस रास्ते का सीसीटीवी निकालने का कोशिश करती है, कंफर्म करने का कोशिश करती है। तो उसमें दिखाई देता है कौशल अपनी माँ यशोदा देवी को बाइक पर लेकर के वहां से गुजर रहा है। तो पुलिस को शक जो है गहरा जाता है, वह पूरी तरह से कौशल के ऊपर जाता है, क्योंकि वही ऐसा शख्स था जो लास्ट टाइम अपनी माँ यशोदा देवी के साथ था। अब पुलिस कौशल के साथ जो है कड़ाई से पूछताछ करती है। कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो कौशल टूट जाता है, और टूटने का यह भी कारण था कि पुलिस उसके पहले जो है कौशल का सीडीआर रिपोर्ट और फोन का जो लोकेशन उसको भी कंफर्म करती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो प्राइमरी रिपोर्ट आता है, वह रिपोर्ट में पुल पर जब यशोदा देवी का जो मृत्यु हुआ था, वह टाइम कौशल का भी मोबाइल लोकेशन वहीं बता रहा था, वहीं दिखा रहा था। तो यह सारी चीजें जब कौशल के सामने पुलिस रखती है तो कौशल के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, वह टूट जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक बेटा जो खुद 22-23 साल का है, वह आखिर कैसे अपनी माँ का कत्ल कर सकता है और उसके पीछे क्या कारण है। तो यह कहानी पुलिस कौशल से सुनना चाहती थी। अब कौशल बताता है कि दरअसल 12-15 साल पहले उसकी माँ गांव के ही एक दूसरा शख्स से शादी कर लेती है, जबकि उसके पिता जिंदा थे। और शादी करने के समय जो है वह दोनों भाइयों यानी कौशल और उसका एक छोटा भाई था, वो दोनों को जो है पहले ही पिता के पास छोड़ देती है और दूसरे पति के पास रहने लगती है। एक ही गांव का था वह शख्स भी, और वहीं पर वह रहने लगती है। और शुरुआत से दोनों बेटे जो है पहले पिता के साथ ही रह रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता, धीरे धीरे लोग बड़े होते। उस समय कौशल और उसका छोटा भाई जो था वह काफी छोटे थे, और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो गांव में जो है लोग ताना देने लगते हैं कि तुम्हारी माँ जो है एक ही गांव में रहने वाले दूसरे शख्स के साथ भाग करके शादी कर ली, तुम लोगों को पहले ही पिता के पास छोड़ दी, तुम्हारे पिता जिंदा थे उसके बावजूद जो है तुम्हारी माँ दूसरे मर्द के साथ जो है शादी करके उसी गांव में रह रही। तो ये सारी चीजें जो उसको हमेशा कचोटती थी, और ये ताने, ये सारी चीजें धीरे धीरे उसके दिलो दिमाग में जहर का काम करने लगी। कौशल जो है सीधा साधा इंसान था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई किया, और अभी वह 6-7 क्लास तक के बच्चों का स्कूल भी एक खोला था। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करता था, खुद अपना स्कूल था, कहीं से कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं। लेकिन उसके दिलो दिमाग में जो माँ को लेकर के उसका जहर भरा हुआ था। और जब वह बड़ा हुआ, 23-24 साल का हुआ, तो कई जगह उसका शादी का बात हुआ, रिश्ते फिक्स होते थे। लेकिन जब उसके घर के बारे में, उसके माँ के बारे में जब पता चलता था, तो रिश्ते जो फिक्स होते थे जिस लड़की के साथ, उसके घर वाले रिश्ते तोड़ देते थे। तो इन सारी चीजों का दोषी जो है कौशल अपने माँ को मानता था, कि उसी के कारण जो है गांव वाले उसको ताना दिया करते हैं, और इसी के कारण जो है उसका शादी भी नहीं हो पा रहा। इन्हीं सब के कारण जो है वह कई साल पहले ही अपने माँ के कत्ल का धीरे धीरे प्लानिंग करने लगता है और समय का इंतजार करने लगता है। फिर समय आता है 28 जुलाई को, और पहले से तय प्लानिंग के अनुसार जो है वह बाइक से अपने माँ को अच्छे ट्रीटमेंट के लिए अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने को बोल करके घर से निकलता है। लेकिन उसके माँ जो दोस्त रहते हैं, पहले से वह प्लानिंग किया रहता है, बाइक में कुछ खराबी बोल करके बीच रास्ते से जो है वह फिर कार में सवार होता अपने माँ को लेकर के, और कार में ही दोस्तों की मदद से अपने माँ का कत्ल कर देता है। और फिर रिटर्निंग के दौरान जो है कार से अपने माँ को उस पुल के ऊपर सुनसान देख करके
गिरा देता है और फिर उसी गाड़ी से, उसी कार से कई बार, 2-3 बार माँ के ऊपर जो है वह गाड़ी चढ़ाता है, जिससे उसकी माँ की जो है मृत्यु हो जाती है। पुलिस को भी जब डेड बॉडी मिला था तो कुछ समय के लिए पुलिस उस यशोदा देवी का जो लाश मिला था उसको यही मान के चल रही थी कि वो एक्सीडेंट का केस है, लेकिन पुलिस को सबसे पहले उस मरने वाली यशोदा देवी का एड्रेस और सारा चीज पता करना था। लेकिन जब पुलिस इस केस में जैसे जैसे तफ्तीश की, जैसे जैसे आगे बढ़ी, तो पता चला कि मरने वाली महिला का जो एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि एक कत्ल का मामला है। और तब तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया था, जिसमें यह पता चला कि जो है महिला के ऊपर कई दफा जो है एक ही गाड़ी को जो है आर पार किया गया और उसके पहले जो है महिला को कत्ल करने का कोशिश किया गया है गला दबा करके। तो इन सारी चीजें से पुलिस का शक जो है वह पुख्ता हो गया और खुद बाद में जो है कौशल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अभी कौशल और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दी है और उसके 3 दोस्तों का भी खोज कर रही है। तो आज की कहानी ऐसी कहानी थी। अगर आमतौर पर देखे तो कोई भी शख्स अगर इस कहानी को सुनता या फिर इस वाकया को सुनेगा तो यही बोलेगा कि जो है कत्ल करने वाला शख्स उन दोनों पतियों में से कोई एक होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आए दिन आ रहे हैं जिसमें पति ही अपने पत्नियों का जो है कत्ल कर रहे हैं। लेकिन इस केस में एक महिला के 2 पति होने के बावजूद भी जो है उसका कातिल जो है उसी का अपना बेटा जो उसके पहले पति से हुआ था वह निकला। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी क्राइम में जब तक आप प्राइमा फेसी जो मौका वारदात पर पहला जो चीज रहता है वह चीज देख करके आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं, यानी कातिल का जो है चेहरा आप नहीं एज्यूम कर सकते हैं। जैसे जैसे तफ्तीश बहुत सारे केस में बढ़ती है तो जब कातिल सामने आता है तो हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। इस केस में वैसा ही हुआ और वह कौशल शुरुआत से सीधा साधा, ना ही कोई उसका पुलिस बैकग्राउंड, ना ही कोई उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड, पढ़ा लिखा और धीरे धीरे अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी जो है उसने कत्ल जैसे प्लानिंग किया, इतना बड़ा अपराध, और फिर जो आज सलाखों के पीछे। इसलिए मैंने कहा कि किसी भी कत्ल करने वाले शख्स के ऊपर या फिर कोई भी शख्स के ऊपर वह कातिल है या नहीं है बोला नहीं जा सकता उसका चेहरा देख कर। 25 साल का बेटा अपने माँ का सिर्फ इसलिए कत्ल करता है क्योंकि वह गांव वालों के तानों से और अपने शादी टूटने से परेशान था, और इन सभी का वह दोषी अपने माँ का दूसरा शादी को मानता था कि उसकी माँ जो है पहले पति के जीवित रहते हुए गांव के ही दूसरे एक शख्स से जो है शादी कर ली और हम लोगों को पहले ही पति के पास रहने के लिए छोड़ करके वह चली गई। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय।